साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? मजामा केम छो कसा आहिस। साथियों, आज एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट पर मैं डिस्कस करने वाला हूं जिसको हम कॉमनली जानते हैं सर्कमस्टेंशियल एविडेंस केस के नाम से। साथियों, कई बार ये होता है कि कुछ क्राइम्स में कंसर्न अक्यूज्ड या मोड ऑफ क्राइम की डायरेक्ट एविडेंस अवेलेबल नहीं होती है, तो जो एग्जिस्टिंग रिजल्ट्स हैं या सर्कमस्टेंसेस हैं उनसे हमें कंक्लूजन्स ड्रॉ करने होते हैं। पर कई बार एजेंसी क्या होती है कि हल्का सा क्लू मिलते ही आपको सस्पेक्ट मानते हुए गिरफ्तार कर लेती है और अल्टीमेटली कंसर्न कोर्ट भी आपको कन्विक्ट कर देती है। तो वहाँ पर आपकी हेल्प के लिए एक रिसेंट लीगल पोजीशन लेट डाउन की है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कि जहाँ पर केस डायरेक्ट एविडेंस पे नहीं है, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे है, तो वहाँ पर प्रोसिक्यूशन को क्या देखना है, उनके दायित्व क्या हैं, आपके राइट्स क्या हैं और कोर्ट की वहाँ पर ड्यूटीज़ क्या है वाइल कन्विक्टिंग वाइल प्रोसिक्यूटिंग द कंसर्न्ड पर्सन। तो कुल मिला के बात है अक्यूज के अधिकारों की, बात है लीगल राइट्स की, बात है लीगल लड़ाई की। तो साथियों, टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके राइट से जुड़ा हुआ है और मैं हर एक चीज़ को खुल के समझाऊंगा। बस शर्त मेरी यही है कि जो कुछ बता रहा हूं उसको आप नोट करते चलिए, ताकि अगर आप एक लॉ स्टूडेंट हैं तो कंसेप्चुअली आप इनलाइटन होंगे, अगर आप एक यंग लॉयर हैं तो आप बूस्टअप होंगे और आपको नए लॉ पॉइंट मिलेंगे, आपको नई स्ट्रेटजी मिलेगी ताकि अपने क्लाइंट को डिफेंड कैसे करना है आपको। और अगर आप एक क्लाइंट हैं डिफेंस के एंगल से, तो आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना है। अगर आपके एडवोकेट वो गलतियां कर रहे हैं तो आप उनको समझा सकते हैं कि सर ये पॉइंट भी अगर इंकॉर्पोरेट करेंगे तो फ़ायदा डिफेंस को होगा, आपको जीत मिलेगी और मुझे एक सिक्योर लिबर्टी और लाइफ मिलेगी, जो कि मेरा एक संवैधानिक अधिकार है एज पर आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। गॉट द पॉइंट ना? चलो आगे, चलिए लिखिए जो बता रहा हूं आपको मैं। साथियों, जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का। साथियों, जजमेंट की डेट है 3/11/2022। साथियों, इस मामले में सबसे पहले हमें डिस्कस करने होंगे फैक्ट्स को कि फैक्ट्स क्या है। साथियों, इनिशियल या ओपनिंग स्टेटमेंट जो है जजमेंट का वो ये है कि बोथ द क्रिमिनल अपील नंबर सो एंड सो आर अराइजिंग आउट ऑफ कॉमन जजमेंट एंड ऑर्डर पास्ड बाय ऑनरेबल हाई कोर्ट मद्रास in criminal appeal number so and so, whereby the High Court dismissed the appeal and confirmed the impugned judgment passed by the Court of Session in Sessions trial number so and so, whereby ये important है, the trial court has convicted the present appellants Mr. so and so under section 120B, section 147, section 364, section 302, section 149, section 201, section 396 of the IPC and sentenced them as follow। तो हमें ये ओपनिंग स्टेटमेंट पढ़कर ये समझ में आता है कि सेशंस ट्रायल चली, पर्टिकुलर ऑफेंस का हवाला जो जजमेंट में है उसके कॉन्सिक्वेंटल में चली, जिसके तहत सेशंस कोर्ट के द्वारा कंसर्न अक्यूज को गिल्ट होल्ड किया गया और अल्टीमेटली उन्होंने अपील करी और अपील भी वो लोग हार गए, जिस कारण उन्हें माननीय सुप्रीम कोर्ट जाकर जो है अपील दायर करनी पड़ी। क्लियर है? चलो आगे। वापस से मैं रिपीट कर रहा हूं उन सेक्शंस को जिसके तहत अक्यूज को दोष सिद्ध किया गया है। साथियों, वो सेक्शंस हैं 120B IPC, ये बात करता है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की, जिसके लिए रिलेवेंट प्रोविजन है सेक्शन 120A IPC के अंदर। दूसरा है सेक्शन 147 IPC, ये बात करता है अनलॉफुल असेंबली की और उसके पनिशमेंट के बारे में। तीसरा है सेक्शन 364 IPC, इट रिलेट टू द ऑफेंस ऑफ एब्डक्शन। ठीक है जी। फिर है सेक्शन 302 IPC, ये बात करता है मर्डर की। फिर है सेक्शन 201 IPC, ये बात करता है कि अगर कोई मटेरियल एविडेंस है उसको आपने कंसील किया, छुपा लिया, उस बारे में। और अंतिम है सेक्शन 396 IPC, ये बात करता है डकैती की। क्लियर है? चलें आगे, चलिए। साथियों, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको नोट करनी है और जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल भी हो सकती है, इस मामले में कितने लोग थे? 5 लोग जो कि अक्यूज थे। पांचों के पांचों कन्विक्ट हुए, पांचों के पांचों हाई कोर्ट में गए, पर अपील सुप्रीम कोर्ट में केवल 2 लोगों ने करी, 3 लोगों ने अपील प्रेफर नहीं करी। तो यहाँ पर यह भी तय हुआ है कि अगर 3 लोग अपील प्रेफर नहीं करते हैं तो क्या उन्हें, अगर 2 अक्यूज्ड अगर कोई बेनिफिट या रेमेडी कोर्ट से लेते हैं, उस बेनिफिट या उस रेमेडी को उनकी हद तक भी एक्सटेंड कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या उन्हें भी अलग से अपील फाइल करनी होगी। इंपॉर्टेंट है, आपके राइट से जो है वो जुड़ा हुआ है।
साथियों, एज पर द केस ऑफ प्रोसिक्यूशन, केस क्या है? अक्यूज नंबर 1 मिस्टर सो एंड सो वॉज अ टैक्सी ड्राइवर, कि जो अक्यूज नंबर 1 है ये तो है टैक्सी ड्राइवर, और अक्यूज नंबर 2 जो है ये अक्यूज नंबर 1 का फ्रेंड है, और अक्यूज नंबर 3, 4 और 5 अक्यूज नंबर 2 के जो है फ्रेंड है। 18/7/2007 समय है 7 बजे सुबह का। अक्यूज नंबर 1 ने कॉन्स्पायर्ड किया विद अक्यूज नंबर 2, और इनका प्लान क्या था? टू कमिट डकैती ऑफ एन एम्बेसडर कार बियरिंग रजिस्ट्रेशन नंबर सो एंड सो। क्लियर हुआ आपको कि अक्यूज नंबर 1 और 2 ने जो है कॉन्स्पिरेसी करी, और इनका मकसद क्या था कि हम एक एम्बेसडर कार में डकैती डालेंगे, एंड फर्दर टू कॉज द मर्डर ऑफ मिस्टर जॉन थॉमस, और जो कंसर्न विक्टिम है, ये जो कंसर्न पर्सन है, उसके मर्डर की भी योजना जो है इन लोगों ने बना ली। द अक्यूज मेड द जॉन थॉमस to come to the fire service car stand at particular place. When the John Thomas arrived in the ambassador car at the said place, accused number 4 to hire the said ambassador car for 2 hours and requested John Thomas to come by 12:30 p.m. And John Thomas accordingly arrived at the place as requested by accused number 1, means the Shakti Hotel, with his ambassador car. तो ये फैक्ट्स देखकर हमें क्या समझ में आया कि इनिशियल स्टेज पर हमें 2 लोग जो है दिखाई दे रहे हैं। एक तो है अक्यूज नंबर 1, दूसरा है कंसर्न विक्टिम, और तीसरा है अक्यूज नंबर 4। तो अक्यूज नंबर 1 ने कंसर्न विक्टिम को या जॉन को जो है फ़ोन किया कि आप जो है पर्टिकुलर प्लेस पर अपने एम्बेसडर कार को ले आए, और इन द मीन वाइल उसने राजेश से कहा कि वो उस कार को 2 आवर्स के लिए जो है हायर कर ले, और जो प्लेस फर्दर अक्यूज नंबर 1 ने उस जॉन को बताया, उस प्लेस पर पहुंचने के लिए टाइम भी बताया, और उस प्लेस पर उस टाइम पर वो कंसर्न जॉन जो है वो पहुंच भी गया। द अक्यूज नंबर 1 देयर आफ्टर गॉट इनटू द कार, उसके बाद अक्यूज नंबर 1 जो है कार में एंटर हुआ और किसी पर्टिकुलर प्लेस की तरफ प्रोसीड हो गया। 18/7/2007 को 1:30 PM पर अक्यूज नंबर 1 एंड द कंसर्न ड्राइवर जॉन थॉमस अराइव्ड एट पर्टिकुलर प्लेस where accused number 2 was waiting along with accused number 3 to 5, कि जहाँ पर accused number 2 accused number 3 to 5 के साथ जो है वहाँ पर वेट कर रहा था। सभी accused जो है कार में एंटर हो गए और ये लोग प्रोसीड हुए टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर प्लेस, और करीब 2:45 पर दोपहर में ऑल द 5 accused मेड द ड्राइवर जॉन थॉमस स्टॉप द कार एंड एट एन आइसोलेटेड प्लेस ऑन द रोड बिटवीन द पर्टिकुलर प्लेस। इन्होंने जो है कार को रुकवाई किसी पर्टिकुलर प्लेस पे जो कि कंसर्न 2 प्लेसेस के बीच में जो है स्थित था। एंड ऑल द अक्यूज इन फर्दरेंस ऑफ द कॉन्स्पिरेसी हैज बाय देम मर्डर्ड टैक्सी ड्राइवर, और उसके बाद इन लोगों ने जो है जॉन थॉमस का मर्डर कर दिया विद इंटेंशन टू कॉज द डिसअपीयरेंस ऑफ द एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने के लिए, उसे डिसअपीयर करने के लिए इन्होंने डेड बॉडी को भी जो है गाड़ दिया, बरिड कर दिया, और एम्बेसडर कार को जो है ये लोग ले गए। उसके बाद इन्होंने इस कार को सोल्ड किया टू मिस्टर सो एंड सो ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस एंड दे शेयर्ड द सेल प्रोसीड। उसके बाद जो प्रॉफिट हुआ या जो सेल प्रोसीड था उसको आपस में बांट लिया, और उसके बाद जब जॉन थॉमस मिसिंग रहा करीबन 1 हफ्ते तक, तो एक कंप्लेंट जो है लॉन्च की गई उसकी वाइफ के द्वारा, और उसे मिसिंग पर्सन रिपोर्ट के रूप में जो है प्रोसीड किया गया। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया, और इन्वेस्टिगेशन के बाद ये माना कि ये 5 लोग डकैती में, एविडेंस छुपाने में और इसके साथ साथ मर्डर करने में जो है इन्वॉल्व थे, और इनके खिलाफ जो है चार्जशीट जो है फाइल की गई। ऑल द अक्यूज्ड इंटर एलिया क्लेम्ड टू बी ट्राइड एंड प्लीड नॉट गिल्ट। उन्होंने प्लीड करके हम गिल्ट नहीं है, हम ट्रायल फेस करेंगे। प्रोसिक्यूशन ने अपने गवाह एग्जामिन करे, अपने दस्तावेज रखे, और इसके अलावा मुलजिमों के बयान भी रिकॉर्ड किए गए एज पर द प्रोटोकॉल ऑफ सेक्शन 313 CRPC। गॉट द पॉइंट ना? क्योंकि एक बात आपको ध्यान में रखने की, जो ट्रायल के प्रोविज़न है खासकर वो CRPC में है। जब ट्रायल पूरा हो जाता है उससे पहले एक स्टेज है जिसे हम कहते हैं बयान मुल्जिम, द स्टेटमेंट ऑफ द अक्यूज, जिसके लिए प्रोटोकॉल क्या है? सेक्शन 313 CRPC में, जहां पर क्वेश्चंस जो है पुटअप किए जाते हैं तो कंसर्न अक्यूज इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द प्रोसिक्यूशन विटनेसेस, और उस पर उसका स्पष्टीकरण जो है मांगा जाता है। पर ये एक फॉर्मेलिटी नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है। आपको प्लॉजिबल स्पष्टीकरण देना पड़ेगा। पर एक बात ध्यान रखिए कि वीक डिफेंस, फेलियर टू गिव द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन इज नॉट अ ग्राउंड टू प्रिज्यूम दैट यू आर अ कल्प्रिट। प्रोसिक्यूशन को अपना केस स्पेसिफिक करना है बियॉन्ड डाउट। वीक डिफेंस, फेलियर टू आंसर, फेलियर टू स्पेसिफिक थिंग्स इज नॉट अ ग्राउंड टू प्रिज्यूम दैट यू आर कल्प्रिट। क्लियर है? गॉट द पॉइंट ना? चलो आगे। ठीक है जी साथियों, उसके बाद
जब अंतिम बहस हुई, चाहे वो ट्रायल कोर्ट में हो, चाहे वो हाई कोर्ट में हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में, तो एक हिट आउट किया डिफेंस ने। उनका कहना है कि एंटायर केस जो है ये बेस्ड है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के ऊपर। द प्रोसिक्यूशन हैज़ failed to prove the chain of circumstances beyond the reasonable doubt leading to a conclusion of guilt of the accused। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लिख लो कि जब भी मामला सर्कमस्टेंशियल एविडेंस का होगा तो दायित्व प्रोसिक्यूशन का है। तीन पर्सपेक्टिव में सबसे पहली बात, इनको चेन से चेन जोड़नी है, कोई भी चेन सस्पिशियस नहीं होनी चाहिए, एंड दे हैव टू प्रूव द ऑफेंस बियॉन्ड डाउट सो दैट इवन अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस कुड ड्रॉ द कंक्लूजन दैट दे आर इन्वॉल्व इन द क्राइम। अगर वो नहीं है तो किसी भी रूप में प्रोसिक्यूशन जायज नहीं होगा। क्लियर है? गॉट द पॉइंट? चलो आगे चलिए। अकॉर्डिंग टू देम द हाई कोर्ट हैड rightly not relied upon the extrajudicial confession allegedly made by accused number 1, and the same having not been duly proved by the prosecution, if the piece of evidence is discarded, then the entire evidence of the prosecution also becomes suspicious, and specifically the particular evidences named as PW6 and PW7। तो उनका कहना है कि जब ये पर्टिकुलर पीस ही डाउटफुल है तो उससे आगे कनेक्टिंग एविडेंस को हम रिलाई नहीं कर सकते हैं। द आइडेंटिटी ऑफ डेड बॉडी ऑफ डिकीज्ड वाज आल्सो नॉट प्रूव्ड। द एलिज्ड रिकवरी फ्रॉम द अक्यूज्ड नंबर 2 to 5 वर मेड फ्रॉम द पब्लिक प्लेस विच हैड नो लिंक टू कनेक्ट देम विद द क्राइम। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप जो है नोट डाउन कर लो। ओके, जब भी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस का मामला होगा तो पुलिस कवर अप करती है सेक्शन 27 इंडियन एविडेंस एक्ट से। और उनका कहना है कि अक्यूज्ड आया, वो घबरा गया, उसने कन्फेशन दिया और उसने बताया कि मैंने मर्डर वेपन जो है कहाँ छुपा रखा है। अब जरा एक कॉमन सेंस लगाओ कि मर्डर भी हम ही कर रहे हैं, जेल भी हम ही जा रहे हैं और हम ही बता रहे हैं, तो कितना घातक है पुलिस की प्रोसीडिंग्स हमारे लिए कि उनको यही नहीं मालूम कि हमें जांच करनी कैसे है, कन्फेशन हम कैसे लेंगे और किस तरह से उसे रिट्रीव करेंगे। क्योंकि बेसिकली ये चाहते हैं कि एक खाना पूर्ति करना है, केस को मेड आउट करना, कोर्ट का जो है टाइम खराब करना। बट इन रियल दे हैव टू फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ लॉ। मैं आपको बार बार कहता आ रहा हूँ, आप लोग रेसिस्ट नहीं करते हो, फायदा इनको मिल जाता है। ये लोग कमजोर थे, हैं और रहेंगे। प्रोसिक्यूशन जो है वीक है, बट आपकी कमजोरी उसको जो है स्ट्रेंथ दे रही है। खड़े हो जाओ भाई, आप हर एक पॉइंट पे जो है रेसिस्ट करो। यहाँ पर रेसिस्ट हुआ तीन पर्सपेक्टिव में। सबसे पहली बात सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस है, इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लो। दूसरी बात लिंक से लिंक जो है जोड़ना पड़ेगा। और तीसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट कि रिकवरी जो है वो पब्लिक प्लेस से हैं, जो किसी भी रूप में कनेक्ट नहीं करती है। पब्लिक प्लेस से कोई भी चीज़ हो सकती है। तो रियल रिकवरीज क्या है, सेक्शन 27 इंडियन एविडेंस एक्ट के स्नैरियो में ये प्रूव करना है प्रोसिक्यूशन को। ये प्रूव नहीं हो पाया यहाँ पर। उनका ये भी कहना है कि लास्ट एंड थ्योरी जो है, जो प्रोपाउंड की है प्रोसिक्यूशन ने, ये भी रिलाई नहीं कर सकते क्योंकि स्टेटमेंट जो है वो कॉन्ट्राडिक्टरी है, स्टेटमेंट जो है वो अनरिलायबल है और उस कॉन्टेक्स्ट में कोई रिलायबल एविडेंस हमारे को दिखती ही नहीं है। क्लियर है? गॉट द पॉइंट? चलो आगे चलिए। यहाँ पर स्टेट ने जो है इस चीज़ का विरोध किया, पर यहाँ पर कोर्ट ने देखा कि जब प्रोसिक्यूशन का केस सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे है और ये चीज़ अनकॉन्ट्रोवर्टेड है, इन दैट सिनेरियो द एप्रिशिएशन ऑफ द एविडेंस व्हेन द प्रोसिक्यूशन केस हिंजेस ऑन सर्कमस्टेंशियल एविडेंस इज वेल सेटेड। कि जब प्रोसिक्यूशन का मामला सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पर होगा तो वह 5 पैरामीटर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप लीगल पोजीशन जो है नोट कर लीजिए। सबसे पहले है 1984 SCC पेज 116, जिसमें क्राइटेरियाज है A close analysis of decision would show that the following condition must be fulfilled to stabilize the guilt of the accused concerning the circumstantial evidences. Circumstances from which the conclusion of the guilt is to be drawn should be fully stabilized. कि उस circumstances को fully establish करना होगा, कोताही जो है यहाँ पर अलाउ नहीं की जाएगी। It may be noted that this court indicated that the circumstances concerned must or should and not may be established. There is not only a grammatical but a legal डिस्टिंक्शन बिटवीन मे बी प्रूव्ड एंड मस्ट बी प्रूव्ड। इंपॉर्टेंट है, कोर्ट ने जो है हाईलाइट किया इसको कि दो बातें हैं, मे बी प्रूव्ड और मस्ट बी प्रूव्ड। तो मे पे काम नहीं चलेगा, सस्पेक्शन पे काम नहीं चलेगा। मस्ट मतलब मस्ट, दे हैव टू प्रूव, इट मीन्स दे हैव टू प्रूव। इसके अलावा जजमेंट है 1973 SCC पेज 793, इस पर भी जो है रिलाई किया गया और उन सर्कमस्टेंसेस के बारे में कोर्ट ने लिखा कि मे बी इज नॉट सफिशिएंट, मस्ट बी इज सफिशिएंट। तो टेस्ट क्या है? मस्ट बी, दे हैव टू।
Keeping in mind the above set of principles, let us examine whether the prosecution has successfully proved or not. कि इन principles को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने एग्जामिन किया thoroughly entire केस को. Heavy reliance was placed by the prosecution on extrajudicial confession. बार बार मैं कह रहा हूं कि extrajudicial confession आपके लिए हुए स्टेटमेंट, आपसे रिकवर्ड कोई चीज को ये कनेक्ट करते हैं तो अपना मुंह मत खोला करो. आप का राइट है चुप बैठने का, आपका अधिकार है चुप रहने का, ये सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया है. लेट देम इन्वेस्टिगेट, डू नॉट ट्राई टू कॉपरेट, ट्राई टू शो दैट आई हैव अ राइट टू कीप साइलेंट, जस्ट डू द इन्वेस्टिगेशन एंड इफ यू आर एबल टू प्रूव देन आई विल एक्सप्लेन, बट टिल देन दे एक्सप्लेन, नेवर कॉपरेट. ये आपको बार बार मैं कह रहा हूं. और एक बात आप समझ लो कि प्रोसिक्यूशन का यहां पर भी जोर था कि एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन दिया है, ये सफिशिएंट है. And it is given to the concerned person, the former employer of the accused number 1, who has received the same on so and so date. It appears that the alleged extrajudicial confession of accused number 1 was the trigger point which directed the investigating authority to proceed further with the investigation even after about 5 months of the alleged incident. कि यही वो ट्रिगर था जिसने मजबूर किया आईओ को या अथॉरिटीज़ को कि आप आगे जो है प्रोसीड करें. अपार्ट फ्रॉम दैट, the extrajudicial confession is a weak piece of evidence. The High Court, in its impugned order, had refused to rely upon the same on the ground that neither the handwriting expert was examined nor the opinion of handwriting expert was proved by the prosecution. It cannot be gainsaid that when the extrajudicial confession is not duly proved or does not inspire confidence and it is not duly corroborated by other reliable evidence, the conviction could not be based solely on such weak piece of evidence. In the instant case, the prosecution having not examined the handwriting expert to prove the handwriting of the accused contained in the said letter, nor the expert opinion have been obtained, in our opinion the High Court rightly discarded the said piece of evidence. तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन में लिखी कि यदि किसी मामले में एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन है या स्टेटमेंट है तो वहाँ पर प्रोसिक्यूशन को ऑफेंस प्रूव तो करना ही करना है, बट ये भी प्रूव करना है कि वो कन्फेशन फ्री फ्रॉम ऑल द सस्पिक्शन है. इसके अलावा वो अदर रिलायबल एविडेंस से कॉरोबरेट भी हो रहा है और वो एविडेंसेस सस्पेक्टेड नहीं है. इस केस में क्या था कि जो एविडेंसेस थी ना तो वो कॉरोबरेटिव थी ना तो वो सस्टेनिंग थी. फ्रॉम द इंसेप्शन दे आर सस्पेक्टिंग एंड दैट्स वाई कोर्ट ने ये माना कि जो हाई कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है कि एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन पे हम रिलाई नहीं कर सकते, ये पीस ऑफ एविडेंस जो है वीक पीस है, ये राइटली ऑब्जर्व किया है. और इस निष्कर्ष पर हाई कोर्ट ने अपने नतीजे जो हैं सही ड्राइव किए हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ने जो है अपने फैसले में लिखा. द नेक्स्ट सर्कमस्टेंसेस इज द लास्ट सीन टुगेदर. ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट करो कि जब भी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस का मामले होंगे तो लास्ट सीन टुगेदर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है. और कोर्ट ने यहाँ पर रिलाई किया ऑन द एविडेंस ऑफ PW6 एंड PW7. यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात कोर्ट ने लिखी है कि बोथ द एविडेंसेस बट टैक्सी ड्राइवर एंड वर ऑपरेटिंग द टैक्सी फ्रॉम द सेम टैक्सी स्टैंड फ्रॉम वेयर द डिकीज वॉज ऑपरेटिंग द टैक्सी. कि ये लोग उसी स्टैंड से जो है टैक्सीज को ऑपरेट करते हैं जहाँ पर डिकीज अपनी टैक्सी पार्क किया करता था और वहीं से टैक्सीज को अपनी ऑपरेट किया करता था. हाउएवर देयर स्टेटमेंट वर रिकॉर्डेड आफ्टर 6 मंथ. 6 महीने बाद जो है इनके स्टेटमेंट लिए गए हैं. PW6 had deposed before the trial court inter alia that he was standing near the so and so place to meet with his friend, and at about so and so the accused number 1 was seen standing near so and so hotel which was situated near the place where the concerned PW6 was standing. कि उसने अंतिम बार जो है अक्यूज नंबर 1 को जो डिकीज उसके साथ में देखा और उससे अपने प्लेसेस को भी जो है आइडेंटिफाई कराने का प्रयास किया. ही फर्दर स्टेट दैट विद इन द शॉर्ट टाइम मिस्टर जॉन थॉमस नाउ डिकीज जो मर चुके हैं केम टू द सेट प्लेस ड्राइविंग इस टैक्सी बियरिंग रजिस्ट्रेशन नंबर सो एंड सो. वहाँ पर जो है ये व्यक्ति आया था और जिसके पास जो है कार थी या जो एक पर्टिकुलर जो है टैक्सी थी जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो सो एंड सो है. ही नोटिस दैट द अक्यूज नंबर 1 वॉज टॉकिंग टू द डिकीज फॉर अ वाइल. उसने ये भी देखा कि अक्यूज नंबर 1 जो है ये कंसर्न डिकीज से जो है बात कर रहा था. देयर आफ्टर द अक्यूज नंबर 1 गॉट इनटू द फ्रंट सीट. उसके बाद अक्यूज नंबर 1 जो है फ्रंट सीट जो है कार की उस पर बैठ गया. देन बोथ वेंट अवे इन द कार. अकॉर्डिंगली दिस विटनेस ही डिड नॉट सी द डिकीज जॉन थॉमस देयर आफ्टर. उसके बाद इसने जॉन थॉमस को कभी भी नहीं देखा. और PW7 ने भी इस तरह के जो है बयान दिए. तो इस आधार पर यह माना गया कि ये
क्राइम से जो है अक्यूज को कनेक्ट कर रहे हैं। हैविंग रिगार्ड टू द एविडेंसेस इट अपीयर्स दैट फ्रॉम द फैक्ट दैट देयर स्टेटमेंट वर रिकॉर्डेड बाय द आईओ आफ्टर 6 मंथ, इनके बयान जो है 6 महीने बाद रिकॉर्ड किए गए, जबकि ये गवाह इंपॉर्टेंट थे, ये अपने आप में ही इस केस में डाउट क्रिएट करता है, डज नॉट इंस्पायर कॉन्फिडेंस इन द कोर्ट। PW6 in the cross examination had admitted that he had come to know about the deceased having gone missing within 1 week of his having seen the deceased with accused number 1। उसका कहना ये कि उसे ये बात तब मालूम पड़ी कि जब उसे मिसिंग के बारे में जो है जानकारियाँ प्राप्त हुई। It is difficult to appreciate this behavior not to disclose this crucial information for 6 months either to the concerned persons, it means the fellow taxi driver or the police or the family, कि ना तो उसने फैमिली को बताया, ना ही फेलो टैक्सी ड्राइवर को बताया, ना ही पुलिस को बताया, और 6 महीने तक जो है चुप रहा, जबकि ये सबसे इंपॉर्टेंट गवाह था हु हैज सीन द डिसीज इन द कंपनी ऑफ द अक्यूज्ड लास्टली। तक बात PW7 की है तो उसके बारे में भी कोर्ट ने जो है यही ऑब्जर्वेशन दी, और कोर्ट का ये कहना है कि जो इनका कंडक्ट है ये डाउटफुल है, और इस कंडक्ट के संदर्भ में कोर्ट ने एक बात ये भी मानी है कि जो कंसर्न पर्सन है उनका TI परेड भी जो है हेल्ड नहीं किया गया, तो ये कमियां नहीं है इन्वेस्टिगेशन में, तो इसका फायदा जो है डिफेंस को मिलना चाहिए। इट इज़ वेल सेटल्ड दैट इफ कंसिडरेबल टाइम गैप बिटवीन द पर्सन सीइंग टुगेदर एंड प्रॉक्सिमेट टाइम ऑफ क्राइम द सर्कमस्टेंसेस ऑफ टुगेदर सीन इवन इफ प्रूव्ड कैन नॉट कनेक्ट द अक्यूज्ड विद द क्राइम, कि सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कंसिडरेबल गैप अगर है और प्रॉक्सिमिटी कहीं भी नहीं दिखती है तो लास्ट सीन होने के बावजूद भी अक्यूज को जो है क्राइम से कनेक्ट नहीं कर सकते। इस बारे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने ऑब्जर्वेशन दिए हैं। द फेलियर ऑफ अक्यूज्ड इन अ केस बेस्ड ऑन सर्कमस्टेंशियल एविडेंस विच इंक्लूडेड लास्ट सीन टुगेदर टू एक्सप्लेन, अगर लास्ट सीन टुगेदर की थ्योरी को उसने एक्सप्लेन नहीं भी किया है तो ये प्रिजम्पशन नहीं कि ही इज़ अ गिल्ट, सबसे इंपॉर्टेंट है। द नेक्स्ट सर्कमस्टेंसेस रिलाइड बाय द प्रोसिक्यूशन इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द बॉडी। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है कि कॉर्पस जो है फाउंड हुआ है जो कि डिकम्पोज हो चुका है। स्केटल रिमेन्स जो है मिले हैं अबाउट 5 मंथ, तो जो आइडेंटिफिकेशन है वो किया गया है बाय कैटिंग द स्कल सुपर इम्पोजिशन टेस्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए फॉरेंसिक साइंस में जो है प्रोविज़न भी है। बट इसे पूर्ण रूप से एक्सप्लेन करने के लिए जो DNA टेस्ट थे जो कि अक्यूज को कनेक्ट कर सकती थी, उन्हें प्रोसिक्यूशन की एजेंसी ने ऑब्टेन ही नहीं करा, तो जो बेसिक लिंक था वो ये कनेक्ट ही नहीं कर पाए। तो लुकिंग टू द फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस कोर्ट ने माना कि प्रोसिक्यूशन जो है अपना केस साबित नहीं कर पाया है और अक्यूज के खिलाफ जो फैसले हैं वो गलत हैं, उन्हें सेट असाइड किया गया और अल्टीमेटली अक्यूज को जो है बरी किया गया। और इसके साथ साथ कोर्ट ने ये भी लिखा कि जो रिमेनिंग 3 अक्यूज हैं जिन्होंने अपील पेश नहीं करी है उन्हें भी इस फैसले का लाभ मिलेगा और अल्टीमेटली उन्हें भी जो है रिहा किया जाए। तो साथियों एक बात जब समझ लो, चाहे मामले एंटी करप्शन के हों, चाहे मामले मर्डर के हों, चाहे मामले डिफरेंट क्राइम्स के हों, अगर कोई मामला सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे बेस्ड है तो प्रोसिक्यूशन को अपना केस बियॉन्ड डाउट जो है साबित करना है, उनको चेन से चेन जो है जोड़नी है और कोई भी चेन मिसिंग या सस्पेक्टेड नहीं होनी चाहिए। अगर तीनों पैरामीटर पॉजिटिव हैं तो ही आगे बात होगी, अदरवाइज केस वहीं पर फेल होगा। तो साथियों घबराएं नहीं, अपने राइट्स के लिए लड़ें, निश्चित तौर पर जो है हम जीत जाएंगे। तो साथियों अगर आपको टॉपिक अच्छा लगा, इसने आपको इनलाइटन किया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।